फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। राजनीति कुछ ऐसी चीज़ है, कब गुल खिल जाए राजनीति में कुछ पता नहीं होता और कब स्वप्न दफन हो जाए इसका भी पता नहीं होता। इस बार वसुंधरा राजे का मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सबकी निगाहें कुछ नेताओं पर टिकी हुई थी। हमारे साथ हैं ऐसे ही भाजपा के एक दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव जी, बहुत आशा थी राजस्थान की जनता को, आपके प्रेमियों को, कि इस बार तो आप मंत्री होंगे। ये बात सही है विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जिले और प्रांत के लोगों को, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ, भारतीय मजदूर संघ का भी स्टेट और ऑल इंडिया का ऑफिस भी रहा हूँ, फेडरेशंस का भी और ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का भी। पूरे राजस्थान में व्यापक संपर्क है, परिचय है, संबंध है, सब तरह के रिलेशन है। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए और भी व्यापक जितने भी हमारे संघ से जुड़े हुए परिवार के संगठन है, सबसे संपर्क है। सबको अपेक्षा थी कि मैं मंत्री बनूँ, बिल्कुल सही। और संगठन का लंबा अनुभव है, तो ऐसे में आपका छूटना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अपेक्षा मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैंने कहा बचपन से स्वयंसेवक हूँ। जब शाखा में कबड्डी खेले, खो खेले, तो यह नहीं था कि हम कोई पार्षद बनेंगे और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार विधायक बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। संघ से संबंध था, वो सब वसुंधरा राजे की रेलगाड़ी में चढ़ने से चूक गए। नहीं, चढ़ने से चूके नहीं है। कई लोग तो यात्रा कर रहे हैं, शटल और पैसेंजर में नहीं, एक्सप्रेस और मेल में कर। ऐसा क्या कारण रहा कि आप जैसे लोग चूक गए? नेतृत्व तो कोई पता है कि क्यों चूके, क्यों नहीं चूके, लेकिन ये बात सही है कि लोगों को अपेक्षा थी कि मैं मंत्री बनूं। पार्टी में एक लगा कि सरकार एक काम करने वाली सरकार की जरूरत है, नहीं तो हालात बुरे होंगे। नहीं, जो मंत्री बने वो सब काम करने वाले हैं। आप सबकी जो मीडिया की, जनता की अपेक्षा थी, आशा थी, उस अनुरूप मंत्रिमंडल बना है, विस्तार हुआ है। अब जनता के काम होंगे। और रही उपचुनाव की बात, उपचुनाव में बड़े दो कारण जो मुझे लगे जी। एक तो शिक्षकों और कर्मचारियों के विरोध में हमारे कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों ने गलत टिप्पणियाँ की। हम लोग सरकार चला रहे हैं, हमको जो करना है करें, जो एक्शन लेना हो लें, लेकिन अनर्गल आलाप और प्रलाप या आरोप, वो भी शिक्षा जगत के लिए, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इस कारण से मेरा सोच था, जो नेतृत्व को मैंने कहा भी, 5 से 10% वोट हमारा गांव में खिसका। कहीं उम्मीदवार ठीक नहीं था और कहीं योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ, ये भी कारण। कि आपकी पार्टी की सरकार तो दावे करती है कि गांव चलो अभियान चलाकर उन्होंने बहुत बड़े संख्या में समस्याओं को सुलझाया, उसके बावजूद अगर जनता का ये निर्णय लेता रहता है तो। सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो सलाहकार होते हैं, वो सलाहकार डुबोते भी हैं, तैराते भी हैं। ये जो कैंप है करना, कभी भरतपुर में, कभी बीकानेर, कभी जी, इस सब को मेरे व्यक्तिगत रूप से पूरा मंत्रिमंडल ही चला जाए हेडक्वार्टर छोड़कर, जी, जनता पीड़ा को, कष्ट को, संताप को लेके हेडक्वार्टर पे आए और कोई मंत्री अर्जी लेने वाला ना हो, यह मुझे व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगता। पार्टी सत्ता में आई, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कहीं भी ब्यूरोक्रेसी में कोई बदलाव नजर नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी को हंटर चलाने वाला जो मजबूत घोड़ा चाहिए, जी, पता नहीं इस बार थोड़ा सा ढिलाई आई है। मजबूत हंटर काम नहीं कर रहा, इसलिए ब्यूरोक्रेसी ने मनमानी की है। सुविधाएं बहुत देने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी ने काम ठीक से नहीं किया, ऐसा मुझे लगा इस बार। और यहाँ तक कि बड़ी आवाज़ें उठने लगी हैं कि विधायकों को तो पूछा ही नहीं जाता। विधायक मुख्यमंत्री के पास जाके रो लेते हैं, मुख्यमंत्री आदेश भी दे देती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी। पता नहीं कौन विधायक हैं जो मुख्यमंत्री जी के पास जाकर रोते हैं, या जो ये कहते हैं विधायकों को सम्मान नहीं मिलता, काम नहीं होता। मुझे तो ये शिकायत नहीं है स्वयं। तो आप तो जोर ज़बरदस्ती से करा लेते हो, आपका तो वैसे ही डर बैठा हुआ है। अब ये बात अलग है, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। आपका तो आतंक वैसे ही ब्यूरोक्रेसी में तब से है जब से आप। आतंक शब्द प्रयोग न करें, प्रभाव और दबाव नहीं, लेकिन मैं मुझे ध्यान है ज्ञानदेव जी, जब आप पहली बार विधायक बन के आए और आप और मदन दिलावर
भैरव सिंह जी के नेतृत्व में मिलकर जिस तरह से विधानसभा में एकदम कैप्चर कर लेते थे, तो उसका असर अभी तक मुझे तो लगता है नजर आ रहा है। आज भी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो भी एक कुपोषण वाले मैटर पे मैं जिस ढंग से विधानसभा में गरजा जी। तो चारों खाने चित हुआ अपोजिशन। ज्ञानदेव जी, लेकिन एक बात है कि जब आप पहली बार विधायक बन के आए, उसके बाद लगातार जो ऊर्जा और जो संघर्ष आपका दिखाई देता था, वो धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। ये उम्र का तकाजा है या कोई हालातों का? बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए, पर कोलामंडी खाना नहीं भूलता। न तो तेज में कमी है, न तेजस्विता में कमी है, न ओजस्विता में कमी है। अपोजिशन में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग, जो साइकोलॉजी होती है, जो मानसिकता होती है, जो सोच होता है, वो अपोजिशन वाला होता है। सत्तारूढ़ पार्टी में तो उसमें थोड़ा स्वयं पर अंकुश रहता है, दूसरा कोई अंकुश मेरे ऊपर लगा नहीं सकता। मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, न सत्तारूढ़ पार्टी में हूँ तब, न अपोजिशन में था तब। लेकिन ये अंकुश जो स्वयं का है वो रहता है कि हमको पार्टी की लाइन। पर आपके बारे में ये कहा जाता है ज्ञानदेव जी, आपकी पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जो गैर वाजिब बातों को लेकर आप चुप नहीं बैठते, लेकिन अब लग रहा है कुछ दिनों से कि आप भी कहीं ना कहीं चुप रहने लग गए। नहीं, ऐसा तो आपको लगा नहीं होगा, पर फिर भी अगर महसूस हुआ है तो मैं विचार करूंगा। तो आपको लगता है कि आप हर मुद्दों को उठा पाते हैं? हर मुद्दों को इसलिए नहीं उठा पाते कि विधानसभा का एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन पीरियड होता है, और हमारी संख्या बहुत बड़ी 163 थी, अब 161 है, 160 है। आप जैसे नेता जब तक नहीं बोलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं जो दिशा है वो भटक जाएगी। पार्टी दिशा से भटकेगी या लाइन से लगटेगी तो अंकुश रखने वाले बहुत सुलझे हुए इस विचारधारा के लोगों ऊपर से नीचे तक हैं। पर आपकी पार्टी के बारे में ये कहने लगे हैं विचार तो खत्म हो गए हैं, धारा धारा रह गई है। हाँ, जिताऊ और टिकाऊ का विचार होता है ना, वहाँ विचारधारा के लोग बहुत ज़्यादा मास लीडर नहीं होते, कैडर लीडर होते हैं, और कई तो रूम डेकोरेटर पीस होते हैं विचारधारा के लोग, जो अंदर बैठ कर के तो विचारधारा का गपशप कर लेते हैं। जो मास लीडर है मेरे जैसा, कि जो विचारधारा से भी ओतप्रोत है और जनता के बीच बीच में भी। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जैसा व्यक्ति शायद राजस्थान हिंदुस्तान में ढूंढे आपको नहीं मिलेगा, कि जिसकी कास्ट का एक भी वोट नहीं हो, एक भी परिवार नहीं हो, और फिर 3 बार 4 बार विधायक बन के आ जाए, जिसकी जेब से अपना 2 रुपया खर्चा नहीं होता हो और फिर भी विधायक बन करके आ जाए, जो ज़िंदगी भर किराए के मकान आ रहा हो और फिर विधायक बन के आ जाए। इस विचारधारा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा का ही परिणाम है। पर आपकी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे तो आपकी पार्टी में विलुप्त होती जा रही है। पार्टी संघ की विचारधारा में विलुप्त हो रही है, पार्टी में संघ विलुप्त हो नहीं सकता, क्योंकि संघ का जो सोच है वो राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। संघ का पॉलिटिकलाइजेशन। पर आप जैसे लोग ज्ञानदेव जी जो जिस विचारधारा को लेकर राजनीति में आए, कितना बड़ा परिणाम है माननीय नरेंद्र मोदी का, श्रीदेव नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा परिणाम है कि फुल फ्लैश एब्सोल्यूट मेजोरिटी 30 साल के बाद आई है, वो एक ही विचारधारा की मान के चलें। अब वो सांसदों में होंगे, नए लोग भी होंगे जो हमारी संघ के विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन वो संघमय हो गए, लयबद्ध हो गए, रसमय हो गए और हो जाएंगे। राजस्थान के बारे में क्या कहना? राजस्थान में भी भटकाव दूर होगा, मेरा ऐसा सोच है, निश्चित होगा। और राजस्थान में भी इसी लाइन पर, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर सब लोग चलेंगे, इसी विचारधारा से। ज्ञानदेव जी, लगता नहीं है कि पिछले कुछ समय से जब से नरेंद्र मोदी को पार्टी में आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई, लालकृष्ण आडवाणी को हटाने की, संघ बहुत ज़्यादा राजनीति में दखल देने लगा है, सीधे पार्टी को एकदम अपने कब्जे में करने लगा है। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा? इसको कब्जे में नहीं कहेंगे, इसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चलाने की बात करेंगे। कब्जा करते तो फिर परम पूज्य ने सरसंघचालक जी खुद ही आगे पार्टी के अध्यक्ष बन जाते, संघ के सारे प्रचारक ही आगे प्रदेश में अध्यक्ष बन जाते या केंद्र में पद, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 सुलझे हुए लोग पहले भी थे, 4 लोग, वो अब भी हैं, 2 लोग और आ गए। कब्जा करने वाला शब्द तो न संघ के लिए उचित है, न बीजेपी के लिए उचित। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जो डिस्टेंस बना रहना चाहिए वो कायम है? वो डिस्टेंस मैं समझता हूँ कायम है, और डिस्टेंस का ये है कि वो
कोई भी संघ का प्रचारक या अधिकारी आकर के कोई पार्टी कार्यालय पर नहीं बैठता कि हमको डोमिनेट करना है। संघ की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादाओं में रह करके राजनीतिक दृष्टि को, राजनीतिक सृष्टि को आज भी विचारों से सींचा जा रहा है। प्रधानमंत्री बनता है वो प्रचारक होता है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनता है वो प्रचारक होता है। ये एक सीधा सीधा संदेश क्या ये देने का नहीं है कि संघ की विचारधारा का प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है या संघ की पकड़ बढ़ती जा रही है? इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आमने सामने में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हमारे सामने है भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव जी, बात हो रही थी कि प्रचारक अब तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे हैं। क्या लगता नहीं है कि संघ सीधा अब राजनीति में? संघ के संस्थापक माननीय डॉक्टर केशवराम बलिवाड़कर ने पहले दिन से कहा, श्री गुरुजी ने भी कहा, जो द्वितीय प्रमुख जी ने सरसंघचालक रहे, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से सब कुछ करेगा। पिछले चुनाव में बहुत सारे जनता से वादे किए थे, वो कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि एक साल निकल चुका और जनता कहीं ना कहीं उन वादों को ढूंढ रही है, खोज रही है। आखिर में कब पार्टी और पार्टी के नेता और पार्टी की सरकार कब उन वादों को पूरा? अशोक गहलोत साहब क्यों गए कि उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया। आखिरी 6 महीने मेरी भी उनसे व्यक्तिगत बातचीत हुई। पेंशन बांटा, पट्टे बांटा, हमने BPL, APL, साइकिल दी, हमने स्वीटी दी, ऑटो रिक्शा दिया, हमने लोगों को FSL दिया, पता नहीं क्या कह दिया। आखिरी 6 महीने का जादू उस जादूगर का, जिनको जादूगर कहा ही जाता है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब का नहीं चला। 1 साल निकल गया है, आखिरी साल चुनाव का ही होता है। इस 3 साल में हम लोग भी काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी किनारे बैठा। मुफ्त दवा योजना अब कमजोर पड़ चुकी है। पेंशन मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जो पेंशन जो शुरू की थी, पेंशन यहाँ तक कि तीर्थ यात्राओं पे भी अब सवाल खड़े होने लगे। जहाँ तक पेंशन का है कि मुझे ऐसे भी मेरे क्षेत्र का ध्यान है जिनकी उम्र 38 साल है, पेंशन के क्राइटेरिया में नहीं आते। अंधाधुंध बल्क जब काम होता है तो उस बल्क काम में 38 साल, 40 साल, 45 साल लोगों को पेंशन दे दी गई। तो मुफ्त दवा से क्या परेशानी है आपको? मुफ्त दवा से वैसे तो खैर आप मेरा व्यक्तिगत भी आप कहें तो जैसे एक प्रांत ने कर्जा माफ़ किया, राजस्थान में भी ऐसा किया गया, मैं इसको विरोध में हूँ। मूलतः इस पेंशन योजना का ही मैं स्वयं पक्षकार नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप को बच्चे पालें, बच्चे सेवा करें। क्या ये वृद्धाश्रम, क्या ये महिला आश्रम और क्या ये पेंशन का, ये सब ऐसा राजनीतिक ढोंग चला है। उस ढोंग में से कहीं ना कहीं हमको निकलना चाहिए। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शॉर्टिंग और शूटिंग कर रही हैं तो मैं इस मामले में सबसे बड़ा समर्थक हूँ। और मुफ्त दवा योजना का भी दुरुपयोग कितना हुआ है, मेरा एक साथी बैंक का एम्प्लॉय, नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, उसके घर में गया, उसके वहाँ पूजन था बच्चे का, तो वहाँ आले में दवाइयों को ढेर लग रहा था। मैंने कहा ये क्या है, तुम इतने बीमार हो गए क्या, तुम्हारा परिवार का? नहीं भाई साहब, वो क्या है, वो हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती हैं, मेरा बेटा जाता है, मेरी पत्नी जाती है, लाइन में लग के, उपयोग ही नहीं, वो एक्सपायरी डेट हो जाएंगी। और ढेर सारा दवाइयाँ इकट्ठा कर लिया, क्यों मुफ्त में मिल रही है। और मुफ्त में कौन सी दवाई मिल रही थी? जिन दवाइयों का APC गोली का और सारिडन गोली का कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं हो। लेकिन जिस योजना का आप इस तरह से आलोचना करें, उसी योजना को नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए की योजना तक बना दी पूरे देश में। जनधन योजना, मुफ्त दवा योजना। देखिए, जनधन योजना है, उन्होंने जो चलाई है जनधन योजना, और मुफ्त दवा के बारे में उनका फिर कंसल्टेशन चल रहा है। और मेरा पत्र इस संबंध में लगातार हर सप्ताह एक पत्र में भेजता हूँ। उनमें से एक पत्र ये भी भेजा है कि मुफ्त दवा योजना, कर्ज माफ़ी योजना और पेंशन योजना में पुनः विचार किया जाए। ये सब्सिडी के बारे में विचार किया जाए। जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उनकी सब्सिडी भी बंद की जाए, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे LPG हो, चाहे कैरोसिन हो। ये सारा जो मुफ्तखोरी की योजना देश में भिखारी बना दिया, आम नागरिक को भिखारी बना दिया, देश के आम व्यक्ति को, ये भिखारी बना ख़त्म होना चाहिए।
मेरा इस संबंध में उनको पत्र गया है। पर ज्ञानदेव जी, जब देश में नेता बड़ी करोड़ों की लूट खसोट कर रहे हैं और हम आम आदमी को दवा के जरिए और पेंशन के जरिए कुछ राहत पहुंचा दे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? प्रताप राव जी, आप चोरी कर रहे हैं तो मैं भी चोरी करूँ? ये तो चोरी नहीं है, ये तो सहायता है। नेता करोड़ों खा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो जनता को भी लुटाने के लिए धन फेंक छोड़ देना चाहिए सड़क पर। ऐसा नहीं तो सरकार का ध्यान नेताओं की चोरी पर ज्यादा होना चाहिए, इसके बजाय कि राहत। सरकार कल्याणकारी कार्य करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, पूरा उस पर व्यवस्था हो, उनके लिए सर्विस के लिए, रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन ईजाद किए जाएँ, उपलब्ध कराए जाएँ। ये हो, व्यक्ति कमा करके खाए, भीख मांग नहीं खाए, मुफ्त की दवा लेकर के नहीं। पहले आपकी पार्टी ने बड़े एक वादे किए कि काले धन को वापस लाएंगे, काले कारनामे, काले धन को इकट्ठा करने वालों के उजागर करेंगे, और जब सत्ता में आती है तो नाम बताने से चूक जाती है, डर जाती है और मना कर देती है और तमाम एग्रीमेंट दिखा देती है। और अब ये लगने लगा है कि कहीं काले धन को लेकर भाजपा भी अब समझौते के रास्ते पे आ गई है। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी कोई ऐसा समझौता नहीं करेगी जो देश के हित में नहीं हो। जो देश के हित में होगा वही होगा। पर अभी नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, नाम छुपाने की जरूरत, देखिए, जो पहाड़ की चोटी पर है उनको सारा एरिया नज़र आता है, जो धरती पर खड़े हैं उनको सामने का एरिया नज़र आता है। कि इंटीग्रिटी पर, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर ये सूची बाहर आ जाए तो भाजपा को चुनाव लड़ने के लाले पड़ जाएं, क्योंकि काले धन से तो इतना करोड़ों अरबों रुपए का प्रचार करते। उसने सिर्फ बोलना, ही इज ब्लैकमेलर, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ। 87,000 एनजीओ को इकट्ठा करके उसमें से जो यहाँ डॉक्टर, बहुत ईमानदार डॉक्टर यहाँ लोकसभा कैंडिडेट बनाया, वो भी एक एनजीओ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद ने कहा वो ईमानदारी से एनजीओ चलाते हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। लेकिन एनजीओ जितने बटमार और चोर निकले हैं, इतने इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, ठेकेदार नहीं, नेता नहीं। और दुनिया भर से एनजीओ के द्वारा पैसा केजरीवाल ला करके, वो मेरे पास बुक है, बुकलेट्स है, आपसे पढ़ना चाहे मैं दे दूंगा आपको, सबूत है। अब सरकार उनके खिलाफ भी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, इस पर जरूर मैं सवाल करूँगा। केजरीवाल को हथकड़ियाँ लगनी चाहिए अब तक, तो उसको काले पानी की सज़ा होनी चाहिए। काला पानी आज ख़त्म हो गया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को अंडमान निकोबार के सोलर जेल के नज़दीक बैठाना चाहिए। इतना बड़ा ब्लैकमेलर है। गांधी जी, यही तो बात है कि आपने केजरीवाल का तो नाम उठा ही दिया, साथ में अंबानी और अडानी के भी नाम आते हैं, जिनको लेकर बड़े सवाल उठते हैं। आज अंबानी अडानी उद्योग चला रहे हैं, ब्लैकमेल नहीं कर रहे। राजा जनक ने कहा, मैं पाप पुण्य का भागीदार नहीं, मैं वैधई। और काम करते हुए, बिजनेस करते हुए आप हम अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं जब मजदूर क्षेत्र में था तो मैंने हमारे बीजेपी के माननीय भैरव सिंह जी के और माननीय ललित जी का घेराव किया था। लोगों ने कहा आप तो बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ के हैं और विचारधारा के, एक ही विचारधारा के हैं। उस समय मैं मजदूर क्षेत्र का धर्म निभा रहा था, आज मैं राजनीति में राजनीतिक धर्म निभा रहा हूँ। अडानी और अंबानी जो कर रहे हैं, उद्योगपति हैं, कोई व्यापारी ट्रेडर्स कोई चीज़ 1 रुपये में ला करके और 2 रुपये में बेच रहा है, और आप कह रहे हैं कि 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। अरे नहीं, मैं धर्म से कहता हूँ, वो धर्म से कहता है, मैं बेटी कहता हूँ, वो उसका धर्म है, पाप पुण्य में भागीदार नहीं है। तो ये उद्योगपति, व्यापार और बिजनेसमैन जो कर रहे हैं देश में, उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ा रहे, प्रोडक्टिविटी को, केजरीवाल की तरह लूट नहीं रहे। तो फिर आपको 2G जैसे, केजरीवाल का कोई उद्योग है क्या? केजरीवाल का कोई बिजनेस है क्या? तो आपको फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कॉलगेट घोटाले में फिर आपत्ति क्या है? वो सारे के सारे ऐसे ही मामले थे जो उद्योगपतियों को दिए गए। वो घोटाले नेताओं ने करवाए, उद्योगपति करते। अडानी अपना बिजनेस चला रहे हैं, रिलायंस वाला अपना बिजनेस चला रहा है, बिरला अपना बिजनेस चला रहा है। पहले के बिजनेसमैन जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, मैं तो लेबर डील रहा, वो लेबर के लिए पहले कॉलोनी बनाते थे, बाद में वो उद्योग चलाते थे। आज लेबर के लिए कोई कॉलोनी नहीं बना रहा। आज जो इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, नेताओं के भरोसे उद्योगपतियों ने किया। नेताओं के सर बड़े कोल घोटाला हुआ, नेताओं के भरोसे कॉन्ट्रैक्ट छोड़े गए, नेताओं ने घोटाला किया और करवाया। उनमें एक उद्योगपति बता दीजिए जो जिसने देश के हित में कोई काम किया हो। ये जितने घोटाले हुए हैं वो नेताओं ने किए और करवाए। ज्ञानदेव जी, अब राजस्थान की बात में आते हैं। 46 नगर निकायों के चुनाव सामने आ गए हैं। उपचुनाव में बड़ी ज़बरदस्त चोट खाने के बाद अब क्या लगता है इन 46, क्योंकि सरकार को परफॉर्म करने का तो अभी भी टाइम मिला ही नहीं है। अब पार्टियों में अनुशासनहीनता बहुत है, दोनों पार्टियों में। राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। उनमें मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय खड़ा होगा, ये
बहुत है, और विशेष रूप से छोटे चुनाव में, विशेष रूप से निकाय चुनाव में, विशेष रूप से पंचायत चुनाव में, डायरेक्टर, जिला पार्षद। तो उसके कारण अगर कोई निर्दलीय भी चुन के आए, विचारधारा की है तो, लेकिन 80-85% वो सत्ता के जरिए जोड़ तोड़ करके बना ही लेंगे। वो जोड़ तोड़ तो अपने आप ही होता है, जी। सत्ता के भरोसे नहीं होता, उस व्यक्ति के स्वार्थ के भरोसे होता है जो जीत करके आए निर्दलीय। लेकिन जिसकी सत्ता होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, वो आराम से जोड़ तोड़ कर लेती है। नहीं, वो अपने आप ही आता है, उसको पता है कि सत्तारूढ़ पार्टी से साथ जुड़ने से ही फायदा होगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो इतना मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इतने सारे मंत्री और बना दिए, इसके बाद कोई ना कोई तो असर होगा इन लोगों का भी? इनका असर पूरा होगा, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग मंत्री बने। एक और जहाँ तक व्यक्ति रूप से मैं जानता हूँ, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो दागी हो और राजनीति में कहीं पीछे आगे उसके ऊपर कोई दाग लगा हो। ज्ञानदेव जी, एक और बड़ा सवाल है कि पिछली बार एक इन दिनों काफ़ी चर्चा में वो ये है कि ललित मोदी जो पिछली बार मुख्यमंत्री के काफ़ी निकट थे, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री कोटरी से घिर गई हैं, मुख्यमंत्री खूब अच्छी वंडरफुल है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भी कोटरी से घिरी हुई हैं? कोई भी सत्ता में रहेगा जी, उसकी अपनी एक, अंग्रेजी में शब्द कहा गया, पॉलिटिकल शब्द है किचन कैबिनेट, पर किचन कैबिनेट नहीं, लेकिन उनकी अपनी एक 4-6 लोगों की एडवाइजर कमेटी तो होती है, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। ज्ञानदेव जी, आपके बारे में कहा जाता है क्योंकि आप वसुंधरा जी के काफ़ी निकट रहे हैं, और वसुंधरा जी के जब संघर्ष का दौर था उसमें आप उनके कंधे से कंधा मिला के साथ थे, और संघ के उन वरिष्ठ लोगों में थे जो कुछ गिने चुने जिन्होंने वसुंधरा जी का साथ दिया। आई एम वन ऑफ देम, कुछ नहीं, आई एम वन ऑफ देम, जो ढाल बना, जो संघ का प्रचारक रहा हूँ। मेरा ये सोच था कि अशोक गहलोत को कोई हटा सकती है पर्सनैलिटी तो माननीय वसुंधरा राजे हैं, कांग्रेस को कोई हटा सकती है तो माननीय वसुंधरा राजे हैं। बाकी 15 नेता जो विरोध कर रहे थे वसुंधरा जी का, वो एक मंच पे आ जाते तो भी इतनी जनता इकट्ठी नहीं होती। उसमें नेता प्रतिपक्ष हटाया गया, और ये मुझे कहा गया कि हमने ओम जी माथुर को भी यहाँ से विदा किया है, हमने प्रकाश जी को भी यहाँ से दायित्व मुक्त किया है, और हमने माननीय वसुंधरा जी को भी किया है। मैं तब इस बात पर अड़ा हुआ था, और आज भी मैंने कहा, चाहे संघ अधिकारियों को कहा, चाहे केंद्रीय बीजेपी नेताओं को, कि मेरी बात तब सही थी और आज भी सही है कि वसुंधरा जी गहलोत साहब को हटा सकती हैं, कांग्रेस को विदा कर सकती हैं। उन्होंने किया। अब अच्छाई बुराई तो सब में होती है। आप कह रहे हैं कुछ लोग छुपे ओनली वन होंगे, ओनली वन, कि जो मैं ढाल बन कर गया और मैं प्रवक्ता बना, जो सामने से जाता था। व्यक्ति भक्ति नहीं वसुंधरा जी की न तब थी ना आज है, और व्यक्ति भक्ति करूँगा भी नहीं। स्वयंसेवक हूँ, तत्व का पुजारी हूँ, और गुरु के स्थान पर श्रीमद् भगवत ध्वज रखा, उसको ही माना। अब विकल्प खड़े हो सकते हैं, तो अब सरकार आई है, अब कोई संघर्ष के काल की चमक के साथ हो सकता है। सिर्फ विरोध करके ही राजनीति की जाए, विरोध करके ही अपनी चमक पैदा की जाए, उसकी वजह साथ चल कर के भी चमक पैदा की जा सकती है। सकारात्मक सोच। क्या लगता है कि वसुंधरा जी की सरकार जो इस समय चल रही है, क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएंगे तो मैंने कहा, जो अशोक गहलोत साहब का रहा, जनता ने उनको पाले से बाहर कर दिया, हम लोग भी पाले से बाहर हो जाएंगे। अभी 3-4 दिन में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव लोगों ने भी संपर्क किया है, मैंने भी किया, उन्होंने भी किया है, और कुल मिलाकर पार्टी की डिसिप्लिन की लाइन को छोड़ करके हम लोग अलग न जाएं, ये मेरा सबको सुझाव रहता है। ये थे हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा।